गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 11 पर आ जाइए यूपीपीएससी 2020 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जितनी भी टेस्ट सीरीज चैनल पर चले हैं उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत तो पूछते हैं इस प्रश्न को। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? देखिए, 4 बौद्ध परिषद या संगति हुई थी, ठीक है। किस किस के शासनकाल में हुई थी, अध्यक्षता किसने की थी, कहाँ की हुई थी, ठीक है। इन तीनों से प्रश्न बनते ही रहते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति का संचालन जो है वो महाकश्यप ने किया था राजगृह में। तो प्रथम बौद्ध परिषद या संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई और इस समय मगध का जो शासक था वो अजातशत्रु था और इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। तो कहाँ हुई थी? राजगृह में, सप्तपर्णी गुफा में। शासक कौन था उस समय? अजातशत्रु। और अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। नंबर 2 पर आ जाइए। वल्लभी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? गुजरात में। तो वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित था। यह गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक बल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का जो है प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित तीर्थकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। अभिनंदन, बिमलनाथ और मुनि सुब्रतनाथ, पद्म प्रभु कितने तीर्थकर हुए? जैन धर्म में 24वें तीर्थकर हुए। 24 तीर्थकर हुए, ठीक है। 24वें महावीर स्वामी इंपॉर्टेंट है। 23वें पार्श्वनाथ इंपॉर्टेंट है। पहले ऋषभदेव, तो पहला, 23वां और 24वां भी याद रखिए। 22वां भी नाम याद कर ही लीजिए, अरिष्टनेमी। तो इनका कालानुक्रम क्या है? कौन थे सबसे पहले? देखिए, यहाँ देखिए, इसको ए है वैसे इसका आंसर। तो जैन संस्थापकों को जो है तीर्थकर, जबकि जैन महात्माओं को निग्रत कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर माने जाते हैं। कितने? 24, जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। और ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले ऋषभदेव, दूसरे हैं अजितनाथ और संभावनाथ, चौथे अभिनंदन, सुमितनाथ, पद्म प्रभु, पार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्पदंत और शीतलनाथ, श्रेयासनाथ, बासुपूज्य, बिमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ और कुंथुनाथ, आरनाथ, मल्लीनाथ और मुनि सुब्रतनाथ और नमीनाथ। अरिष्टनेमी 22 में इंपॉर्टेंट है। 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के लिए बड़ा स्टेटमेंट बनाते हैं कि प्रथम तीर्थकर थे, तो प्रथम नहीं थे महावीर स्वामी, 24 में थे। प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी और 22वां भी नाम याद रखिए, अरिष्टनेमी। तो इस प्रकार जो सही कथन हो जाएगा, तीसरा सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है, मुनि सुब्रतनाथ। क्योंकि मुनि सुब्रतनाथ कौन से हैं? 20वें हैं। और सबसे पहले पे कौन सा आ जाएगा? अभिनंदन, ठीक है। अभिनंदन कौन से हैं? दूसरे ही हैं अभिनंदन, सॉरी, चौथे ही हैं अभिनंदन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। ये रिपीटेड प्रश्न है, बड़ा पूछते हैं इसको। कौशाम्बी और कुशीनगर में कन्फ्यूज़न रहता है। आंसर है इसका कौशाम्बी। तो इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कोसम नामक स्थान ही प्राचीन काल में कौशाम्बी था और वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार जो है कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। यह नगर जैन और बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। यहाँ अनेक विहार स्थित है। नंबर 5 पर आ जाइए। पुरी में रथ यात्रा निम्नलिखित में से किसके सम्मान में निकाली जाती है? पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है कृष्ण जी के सम्मान में। अब विष्णु जी, राम जी को हटा दीजिए, भगवान जगन्नाथ हो जाएगा। तो प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया में उड़ीसा के पुरी में
ठीक है। जगन्नाथ यानी कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में निकाली जाती है रथ यात्रा। नंबर 6 पर आ जाइए। मगध का कौन सा सम्राट अपुरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? मगध का कौन सा सम्राट अपुरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? महापद्मनंद। ठीक है। उग्रसेन भी कहा जाता था इनको। तो मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ और नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद या फिर उग्रसेन। और पुराणों में महापद्मनंद को अपुरो परशुराम और सर्वक्ष त्रांतक भी कहा गया है। ठीक है। सर्वक्ष शत्रांतक, सर्वशत्रांतक। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? किन्होंने किए थे? कछवाहों ने किए थे। तो आमेर के शासक राजपूत कछवाहा वंशीय भारमल अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले पहले राजपूत शासक थे। ये पहले राजपूत शासक थे जिन्होंने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षित था? बताइए, इनमें से कौन एक उच्च शिक्षित था? शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर डी। तो दिए गए विकल्पों में शेरशाह सूरी एक उच्च शिक्षित शासक था। शेरशाह सूरी ने जौनपुर में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी, जो उस समय उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जौनपुर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था और कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। क्या दोनों बातें सत्य हैं? सामूगढ़ 1658 में सही है। कन्नौज का युद्ध, इसको बैटल ऑफ बिलग्राम भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। सी है इसका आंसर। तो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में। ठीक है। मुगल बादशाह शाहजहां के पुत्रों कौन कौन से? दारा शिकोह, औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया है। बात करें कन्नौज के युद्ध की, तो कन्नौज का युद्ध 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में की थी पुरंदर की संधि? जयसिंह या जसवंत सिंह? जयसिंह, ऑप्शन नंबर बी। तो 1665वीं सदी के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी। पुरंदर की संधि जून 1665 में मुगल सेनापति जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। नंबर 11 पर आ जाइए। दारा शिकोह को निम्नलिखित में से किस स्थान पर दफनाया गया था? ये जनवरी 2021 में न्यूज़ में थे दारा शिकोह। ठीक है। दिल्ली में खोजा जा रहा है इनका मकबरा। तो दारा शिकोह को दिल्ली में दफनाया गया था। देखिए, मुगल बादशाह शाहजहां के समय में इतिहासकारों के लेखन और कुछ दस्तावेजों से पता चलता है कि दारा शिकोह को दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में कहीं दफनाया गया। और वर्तमान में जो सरकार है वो दारा शिकोह की कब्र को पहचानने के लिए पुरातत्वविदों की एक कमेटी बनाई है उसने, जो साहित्य कला और वास्तुकला के आधार पर उसकी कब्र की पहचान करने की कोशिश करेगी। ये न्यूज़ है जनवरी 2021 की। अब देखिए, दारा शिकोह जो है वो शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे, सबसे बड़ा बेटा था शाहजहां का दारा शिकोह। और मुगल परंपरा के अनुसार अपने पिता के बाद सिंहासन का उत्तराधिकारी दारा शिकोह ही था। लेकिन शाहजहां जो है वो बीमार पड़ गया और उसके जो दूसरा बेटा था औरंगजेब, उसने क्या किया, पिता को सिंहासन से हटाकर उसे आगरे में कैद कर दिया और औरंगजेब ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया और सिंहासन की लड़ाई में दारा शिकोह को हराकर औरंगजेब ने जेल भेज दिया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? देखिए, पहली बात तो सिक्कों के 10 गुरु हुए, 10 के 10 नाम इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट क्रमानुसार भी पूछ लेते हैं किसी ना किसी एग्जाम में, याद रखिएगा। तो अकबर की बात हो रही है, यानी 1600 का समय। तेग बहादुर तो औरंगजेब के समय में थे, इनको एलिमिनेट कर दीजिए। तो पहले गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास। ठीक है। 5वें हो गए अर्जुन देव।
तो चौथा सही हो जाएगा इसका आंसर, रामदास। तो चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि दान दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था, और रामदास और उनकी पत्नी बीबी भानी को अकबर के द्वारा प्रदान की गई भूमि पर अमृतसर का शहर बना। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? कहाँ पर है ये? यह है उत्तराखंड के हेमकुंड में, बी। तो प्रश्न में दिए गए जो भी विकल्प हैं, हेमकुंड में जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में हेमकुंड नामक स्थान, यहाँ पर एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा अवस्थित है। नंबर 14 पर आ जाइए। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके हाथों में था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व था ताराबाई के हाथों में। तो राजा राम की मृत्यु के पश्चात उनकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जो है वो जारी रखा, और औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में ही था। नंबर 15 पर आ जाइए। 15 प्रश्न है, और 15 प्रश्न है कि छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। चाकन के किले पर विजय प्राप्त की, अफजल खां का प्रकरण, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ हुआ, और सूरत पर आक्रमण तथा लूटा उसको। तो छत्रपति शिवाजी ने सबसे पहले किया है इसमें चाकन के किले पर विजय प्राप्त की उन्होंने, तो पहला जो है सबसे पहले में आएगा। उसके बाद उन्होंने मुगलों से मतभेद उनका प्रारंभ हुआ, तीसरा उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 1 और 3 तो ए ही आंसर हो गया। फिर उसके बाद अफजल खां का प्रकरण, और सबसे अंत में जो है सूरत पर आक्रमण किया शिवाजी ने और लूट लिया। तो छत्रपति शिवाजी से संबंधित जो घटनाएं हैं उनका कालक्रम होगा। चाकन किले पर विजय उन्होंने प्राप्त की 1648 में। फिर लगभग 9 वर्षों के बाद मुगलों से मतभेद प्रारंभ हुआ उनका 1657 ईस्वी में। फिर अफजल खां का प्रकरण 1658 में अगले ही वर्ष, और सूरत पर आक्रमण करके सूरत को लूट लिया 1664 में। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स स्टार्ट हो गई है। हाल ही में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये रखी गई है अलीगढ़ में। ठीक है, तालों के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में अलीगढ़। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी, और इस विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह की स्मृति एवं सम्मान में की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। जनवरी 2021 में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया, और हाल ही में 1 माह में 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में ही परिवर्तित किए गए। क्या करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट? हाल ही में 1 माह में 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में ही बदले गए। हाल ही में सबसे पहले त्रिवेंद्रम सिंह रावत, उसके बाद तीरथ सिंह रावत, और फिर पुष्कर सिंह धामी जो अभी तक बने हुए हैं। फिलहाल ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, सृष्टि गोस्वामी का, याद रखिएगा। तो 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के अवसर पर हरिद्वार की हैं सृष्टि गोस्वामी। इनको एक दिन के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था, और सृष्टि गोस्वामी विगत 2 वर्षों से आरंभ नामक योजना चला रही हैं, जिसमें क्षेत्र के गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के साथ मुफ्त में किताबें भी मुहैया कराई जाती हैं। और हाल ही में 1 महीने में 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में ही परिवर्तित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, या 29 जुलाई को, या 29 जून को? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है।
और भारत में सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। कौन से नेशनल पार्क में? हेली। ठीक है, 1936 में स्थापना हुई थी हेली की, जिसको कार्बेट नाम बाद में कर दिया गया जिसका। तो कार्बेट नेशनल पार्क में 1973 में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मेरा गांव मेरा गौरव किसकी पहल है ये? मेरा गांव मेरा गौरव किसकी पहल है ये बताइए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ऑप्शन नंबर ए। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR की पहल मेरा गांव मेरा गौरव के तहत गोवा के कुछ गांवों में कचरा निपटान हेतु ग्राम पंचायतों के मार्गदर्शन में अभियान चलाया गया और इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। तो पुरानी योजना है ये, ठीक है, अभी तक कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक का उद्घाटन किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक का उद्घाटन किया गया कहाँ? दिल्ली में? नहीं, चंडीगढ़ है इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई पर चंडीगढ़ में भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक का उद्घाटन किया गया है। एक बात तो ये हो गई चंडीगढ़ की। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, इससे पहले अगस्त 2021 में नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया था। तो स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वो भी भारत का पहला है, नई दिल्ली में। और चंडीगढ़ में क्या? भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक का उद्घाटन। ठीक है, 25 प्रश्न ऐड किए हैं इसमें। 21 पर आ जाइए। मार्च 2022 में डिफेंस एक्सपो 2022 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? यानी डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ होगा जो इसका 12वां संस्करण होगा? कहाँ होगा ये होगा गुजरात के गांधीनगर में। तो मार्च 2022 में डेफ एक्सपो यानी डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण, याद रखिएगा, गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। और डिफेंस एक्सपो का 11वां संस्करण 2020 कहाँ आयोजित हुआ था? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। देखिए, डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्देश्य है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के विजन पर आगे बढ़ना और वर्ष 2024 तक, कब तक? वर्ष 2024 तक $5 बिलियन के रक्षा निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करना। अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है कि $5 बिलियन के रक्षा निर्यात के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना है? वर्ष 2024 तक। ये एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2025, 37, 2025, 47, 50, 2030। एलिमिनेट करें, 25 नहीं है, बताइएगा भाई। 2050 भी नहीं है, 2047 तक। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2021 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए वर्ष 2047 तक भारत के स्वतंत्र ऊर्जा यानी एनर्जी इंडिपेंडेंट बनने के लक्ष्य पर प्रकाश डाला है। कब तक? वर्ष 2047। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। बिहार का जनघनत्व कितना है? बताइए, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? देखिए, उत्तर प्रदेश का तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106, सबसे अधिक है भारत में। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी उसके बाद है किसकी? पश्चिम बंगाल की। तो बिहार का जनघनत्व 106 है, देश में प्रथम स्थान पर है बिहार। और उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और भारत का जनघनत्व याद रखना 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और ये है 2021 के सेंसस के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, क्योंकि 21 की तो हो ही नहीं अभी तक। नंबर 24 पर आ जाइए। मोनपा हस्तनिर्मित कागज किस राज्य से संबंधित है? मोनपा हस्तनिर्मित कागज किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश। तो हाल ही में हुआ क्या है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अरुणाचल प्रदेश के मोनपा
हस्त निर्मित कागज के पुनरुद्धार का प्रयास किया गया है। और मोनपा हस्त निर्मित कागज विरासत निर्माण कला की शुरुआत 1000 वर्ष पूर्व हुई थी। तो मोनपा हस्त निर्मित कागज, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का नाम। नंबर 25 पर आ जाइए। क्योटो समझौता कब प्रभावी हुआ? 2007, 1992, 2005 या 2002? क्योटो समझौता वर्ष 2005 में। तो देखिए, वर्ष 1997 में जापान के क्योटो में जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ। और ये जो समझौता है वो वर्ष 2005 से प्रभावी हुआ। ठीक है, जापान के क्योटो में वर्ष 1997 में सम्मेलन हुआ। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड। और इस सम्मेलन में एक समझौता हुआ, वो समझौता प्रभावी हुआ कब से? वर्ष 2005 से। तो 25 प्रश्न थे ये, इसमें 10 प्रश्न कम से कम करंट से रिलेटेड थे और 15 प्रश्न थे हिस्ट्री के। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।